इक्वल टू डी थीटा बाई 2 ही होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आप याद भी कर लें, ये आपके बहुत एग्जांपल्स में काम आएगा, बहुत आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये चीज़ काम आएगी कि साइन डी थीटा बाई 2 अगर है तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नियरली इक्वल टू डी थीटा बाई 2। अब यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन डी टी इंटू डी थीटा बाई 2 है, ये ऑलरेडी एक स्मॉल वैल्यू थी, ये और भी ज़्यादा स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा और भी ज़्यादा स्मॉल होगा। जैसे अगर कोई स्मॉल वैल्यू देखते हैं जैसे 0.1, ठीक है, एक और स्मॉल वैल्यू देखते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 0.1, तो ये कितना हो जाता है, ये होता है 0.01, तो ये दोनों से छोटा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने क्या करा, इसको हमने निगलेक्ट ही कर दिया, इस पोर्शन को हम 0 ही मान लेते हैं। तो क्या बचा dn, ये डी थीटा बाई 2 यहाँ पर हो गया, तो साइन हटा, साइन हटने से क्या आया 2t इंटू डी थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा t डी थीटा, तो dn इज इक्वल टू t डी थीटा। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं म्यू टी डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। ये कैसे आया, हमने यहाँ पे डी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आया म्यू टी, यहाँ पे डी एन की वैल्यू टी डी थीटा जो थी यहाँ पे डाली, क्या बचा म्यू टी डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे हमने डी एन की वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट करी, क्योंकि हमको टेंशन की वैल्यू चाहिए। टेंशन हमको पता है कि T1 से T2 हो रहा है, ना कि dn की वैल्यू पता है, तो हम सीधा यही सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dt बाई टी इज इक्वल्स टू म्यू डी थीटा हो जाता है। t को अगर हम इधर ले जाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस पॉइंट से लेकर किसी एक थीटा पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है t की, T1, और थीटा की कितनी वैल्यू है 0, यहाँ पे 0 लिमिट्स इस तरीके से डालेंगे, और किसी भी एक थीटा पॉइंट पे t की वैल्यू है और थीटा पॉइंट यानी थीटा, तो क्या आया t, इसको अगर रिजॉल्व करें तो कितना आएगा t इज इक्वल्स टू T1 ई रेज़ टू पावर म्यू थीटा, ठीक है। अब इसकी अगर हम फाइनल लिमिट्स देखें तो कितनी आएंगी, यहाँ पे इक्वेशन हमारी ये बनी, ठीक है। अब हमको पता है कि इसके एंड पॉइंट पे कितना है, ठीक है, एंड पॉइंट पे T2 है, तो क्या आया हमको क्या फाइंड आउट करना है, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमको पता है व्हेन थीटा जब पाई हो जाता है उस केस के अंदर t कितना हो जाएगा T2, मतलब जब थीटा यहाँ पर पहुँच जाता है तो t की वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल्स टू T2 है। तो हम इस इक्वेशन का यूज करके विच इज t इज इक्वल्स टू T1 ई रेज़ टू पावर ऑफ म्यू थीटा, यहाँ पे पुट करते हैं T2 इज इक्वल्स टू T1 ई रेज़ टू पावर म्यू पाई, ठीक है। इससे क्या म्यू की वैल्यू आ जाती है, म्यू की वैल्यू कितनी आई 1/पाई ln T2 बाई T1, ये आ गई आपकी म्यू की वैल्यू। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना दिखाऊंगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि n इज़ ग्रेटर देन n नॉट। इसका मतलब क्या है, n हमने लगाया जो n जैसे ये था, n इज़ ग्रेटर देन n नॉट, व्हाट डज दैट मीन कि या तो m2 की हमने वैल्यू बढ़ा दी या फिर m1 की घटा दी या फिर दोनों एक साथ करें, तो उससे क्या हुआ, नेट क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगी m1 m2 वाली साइड में। अभी तक तो ये था कि रेस्ट पर है, ठीक है। तो अब हमने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया यहाँ पर, तो अभी जो इनिशियल केस था क्योंकि रेस्ट पर था तो टी टी इज इक्वल्स टू m2g है और T1 इज इक्वल्स टू m1g है, ठीक है। और म्यू की वैल्यू हमारी ये आई थी जो आपने वहाँ से निकाली थी, तो उससे क्या आएगा T2 बाई T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी m2 बाई m1, तो उससे 1/पाई ln n नॉट। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब इन केसेस के अंदर हमको नहीं पता कि कितना बड़ा है कितना घटा है, बस हमको इनका रेशो पता है, तो हमने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो उससे हमारी इक्वेशन क्या बनी। अब क्योंकि ये मतलब m2 बाई m1 की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो उससे क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, इसकी नीचे जाने की तरफ टेंडेंसी होगी, तो उसको कौन सी फोर्स पुश कर रही होगी, वो होगी m2g। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, m2g माइनस T2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए, एक एक्सेलरेशन से जिससे नीचे जा रही होगी उसको हमने मान लिया कि a है, तो हमारी नेट एक्सेलरेशन ये इक्वेशन बनेगी T2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर करके m2 इंटू जी माइनस ए, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस ब्लॉक की क्या टेंडेंसी होगी, ये ऊपर जा रही होगी, और कितनी एक्सेलरेशन से, जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रही है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ना तो ये टूटी हुई है ना मतलब एक्सटेंड हो सकती, तो जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा, तो उतनी ही एक्सेलरेशन होगी, तो वो उसकी कितनी वैल्यू होगी, क्या होगा T1 माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, और हमारी T1 की ये वैल्यू आ गई।
अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, T2/T1 इज इक्वल्स टू M2/M1 इंटू G माइनस A अपॉन G प्लस A। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि T2/T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, पुराने वाले N0 की जितनी है। वो क्यों है, क्योंकि जब हमने पहले एनालिसिस करी थी तो उस केस के अंदर क्या था, हमने एक जो स्ट्रिंग थी हमारी उसके छोटे से पार्ट को एनालाइज करा था और उसके थ्रू ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, मतलब जो ये था हमारा, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा था कि हमारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो मैक्सिमम लग रही थी, मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही थी। और इस केस के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब काइनेटिक और उसका स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होती है तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो हम जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू मान लेते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू ही लग रही होगी क्योंकि काइनेटिक है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो अब जो हमारी स्ट्रिंग है ये जो है ये मासलेस है। ठीक है, तो अगर कोई एक्सेलरेशन होता भी है तो जो आपको जो मैंने बताया F इज टू ma होता है। ठीक है, चाहे कोई एक्सेलरेशन भी है बट इसका जो मास है ये 0 है, तो इसका मतलब F जो होनी चाहिए, नेट फोर्स स्ट्रिंग पे लगनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब एक्सेलरेशन कुछ भी हो फोर्सेस हमेशा सेम ही रहेंगी क्योंकि हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसकी वैल्यू सेम है। तो T2/T1 की वैल्यू भी सेम ही रहेगी क्योंकि T2/T1 इज इक्वल्स टू हमने जो N0 निकाला है, ये जो T2/T1 इज इक्वल्स टू N0 निकाला था, ये कब निकाला था, जब हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रही थी और अभी भी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। यहाँ पे अगर हम कोई और वैल्यू तब आती अगर हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो फ्रिक्शन लग रही है इन दोनों के बीच में, अगर उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाती तो यहाँ पर कोई और वैल्यू आती। बट यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है पिछले वाले केस से, इसलिए हमने T2/T1 की वैल्यू N0 ही निकाली है। और M2/M1 तो आपको पता है, नई वाली जो आपको वैल्यू गिवन है N। ठीक है, और यहाँ से आपकी इक्वेशन आई, इसके अंदर से आपको N0 पता है, N पता है, G पता है, आप रीअरेंज करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि एक डिस्क यहाँ पे रखी हुई है और ये इंक्लाइन प्लेन है, हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसको हमने एक v0 वेलोसिटी दे दी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसकी स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द डिस्क, ये जो डिस्क है, एज अ फंक्शन ऑफ फाई। अब फाई क्या है एक्चुअली, फाई इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी, जो किसी भी टाइम पे सपोज करो इसकी वेलोसिटी होगी, एंड द ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन। ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन का क्या मतलब है, अगर आप अपनी बुक्स खोल के देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन। तो ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन एक्चुअली क्या है कि ये जो जैसे डिस्क है, अगर ये कहीं पे पड़ी है तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगी, मतलब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपने दे दी, एक कुछ इसकी नीचे की तरफ भी वेलोसिटी आने लगेगी, तो इसका कैसा पाथ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर क्योंकि नीचे क्यों आएगी, क्योंकि इसके मास की वजह से नीचे की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन कौन सी होगी, स्लोप क्या है इसकी, अल्फा वाली। ठीक है, तो अब ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन का मतलब क्या है, इसी प्लेन के अलॉन्ग क्या स्लोप होगी। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इसकी नेट वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, वेलोसिटी v। तो फाई क्या हुआ, ग्रेटेस्ट स्लोप लाइन, यानी इससे ये वाला फाई हुआ। ठीक है, तो अब इसको और हमको दे रखा है म्यू इक्वल्स टू tan अल्फा है, अल्फा यही वाला है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं या किसी मोमेंट पे इसका डायग्राम बनाते हैं। तो उस केस में क्या है, v वेलोसिटी इस तरफ, एक एफ के यानी जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, कितना होगा एफ के, और नीचे की तरफ वी एक्स। ठीक है, ये वी एक्स हमने मान लिया कि इसका कंपोनेंट, इस v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब स्लोप लाइन के डायरेक्शन के अंदर कितना होगा, वी एक्स होगा। ठीक है, और इस पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ एक mg। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मास नेट फोर्स वी एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना है। वी एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो mg साइन अल्फा। ठीक है, mg साइन अल्फा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, mg अगर ऐसे है तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, mg साइन अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है। ठीक है, ये आएगा इधर mg साइन अल्फा माइनस एफ के कॉस फाई, एफ के कॉस फाई। ठीक है, एफ के तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन के अंदर ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई, तो एफ के कॉस फाई, और इज इक्वल्स टू m इंटू ए।
अब ए को हमने इधर क्या लिख लिया, dvx बाई डी टी। dvx बाई डी टी क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमने इधर नेट इधर क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर, vx वाली डायरेक्शन के अंदर। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा वाला होगा, इस डायरेक्शन के अंदर, ना कि पार्टिकल का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, और ए आपको पता है कितना होता है, dvx बाई डी टी। क्योंकि हमको इधर v निकालना है तो हम इधर एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे बल्कि dvx बाई डी टी। थोड़ा मतलब फ्रेमवर्क अपना माइंड का सेट ऐसा बनाइए कि जो आपको फाइंड करना है उसके रिस्पेक्ट में चलें और बहुत सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। तो इससे क्या आया, mg साइन अल्फा, और एफ की वैल्यू क्या आई, म्यू mg कॉस अल्फा। ये म्यू mg कॉस अल्फा क्यों आई, क्योंकि वही डिस्क पड़ी हुई है, n इधर लग रही होगी और इधर कितनी लग रही होगी, mg कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो ये आई एफ के की वैल्यू म्यू mg कॉस अल्फा, और म्यू की वैल्यू क्या है, tan अल्फा। तो म्यू mg कॉस अल्फा यानी tan अल्फा mg कॉस अल्फा कितना आया, mg साइन अल्फा हो गया। नीचे tan क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो कॉस से कॉस कट गया तो आया mg साइन अल्फा, ठीक है। तो mg साइन अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, अब m से m कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो क्या बचा, dvx बाई डी टी इज इक्वल्स टू g साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस फाई, ठीक है। अब एक और अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर और बनाएं, v जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम और बनाएं तो क्या आएगी, m dv बाई डी टी वही m इंटू ए इज इक्वल्स टू इस डायरेक्शन के अंदर क्या फोर्स है, mg साइन अल्फा जो कि vx डायरेक्शन के अंदर थी, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक तो इसको आपने इधर से इधर करा और इधर से इधर कर दो, मतलब जैसे प्लेन है, प्लेन के अंदर ऐसे है, फोर्स mg नीचे लग रहा है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये डायरेक्शन कितनी है, इस तरफ, इसका इधर का कंपोनेंट कितना आया, mg cos अल्फा, ठीक है। तो यह mg साइन अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस एफ के तो इसी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू mg cos अल्फा, वही म्यू mg cos अल्फा। तो ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, वही म्यू mg cos अल्फा, म्यू mg cos अल्फा, वही म्यू की वैल्यू आपने डाली tan अल्फा, तो g साइन अल्फा कॉमन आ गया, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा cos फाई माइनस 1। तो अब इधर आपने देखा कि यहाँ पर आया g साइन अल्फा cos फाई माइनस 1, यहाँ पे आया g साइन अल्फा 1 माइनस cos अल्फा। तो क्या नेट निकला इन दोनों इक्वेशंस को देखकर, तो dvx बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव का डिफरेंस है, तो dvx बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी टी, और dt दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dvx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv। अब क्योंकि इंटीग्रल साइन यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर dv है, तो इंटीग्रेट करा इसको इनिशियल से किसी एक पॉइंट तक, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी dvx कितनी थी, dvx यानी नीचे की डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी थी, दैट वाज 0, क्योंकि इधर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, और dv कितनी थी, दैट वाज v। अब फाइनली v कितनी होगी, dv कितनी होगी v, और dvx कितनी होगी, v cos फाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करी तो क्या आया, v cos फाई इज इक्वल्स टू v नॉट माइनस v, इनको रीअरेंज करा उससे आ गई आपकी v की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन 1 प्लस cos फाई। अब मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ, नया नहीं बट ये ऐसा टॉपिक है कि शॉर्टकट टॉपिक है, इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर बस ये है कि लेट अस से कि 3 स्प्रिंग्स हैं और उससे एक मास अटैच्ड है। अब वो किस तरीके से हो सकता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन तरीके से और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर क्या होगा, एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से अटैच्ड है और दूसरा स्प्रिंग तीसरे से, और लास्ट वाले से एक मास अटैच्ड है। अब ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इसके अंदर क्या है कि एक फोर्स लगा दी F, और अब ये कहीं मूव नहीं कर रहा, ये मास यहाँ पे रखा हुआ है और इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन हो चुकी है, ठीक है। वो एक्सटेंशन कितनी थी, x1, x2 और x3 मान लिया इन तीनों स्प्रिंग्स के अंदर। तो अब हमने क्या करा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करा हमने, एक पॉइंट A लिया, एक पॉइंट B लिया और एक पॉइंट C लिया, और इन तीनों पे फोर्सेस बैलेंस कर दी, ठीक है। क्योंकि ये जो स्प्रिंग्स होते हैं मासलेस होते हैं, तो इनके ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी, A पॉइंट के ऊपर K1x इस डायरेक्शन के अंदर और K2x2 इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो K1x1 इस डायरेक्शन के अंदर, K2x2 इस डायरेक्शन के अंदर, और B पर क्या होगा, K2x2 इस डायरेक्शन के अंदर, K3x3 इस डायरेक्शन के अंदर, और C पे भी सिमिलरली F इस डायरेक्शन के अंदर, या मास के ऊपर ले लो तो F इस डायरेक्शन के अंदर, या K3x3 इस डायरेक्शन के अंदर। तो क्या है, क्योंकि ये कहीं मूव नहीं कर रहा, तो क्या आएगा
K1x1 इज इक्वल्स टू K2x2 ए पॉइंट के लिए, ये यहाँ से आया, और K2x2 इज इक्वल्स टू K3x3 बी पॉइंट पे। तो उससे क्या हुआ, K1 इज इक्वल्स टू K1x1 इज इक्वल्स टू K2x2 इज इक्वल्स टू K3x3 इज इक्वल्स टू F। ये आपका नेट आ गया। अब हमने क्या करा कि इफेक्टिव मान लिया, मतलब अगर इन तीनों को हटाकर हम एक ही स्प्रिंग कांस्टेंट ले लें या एक ही स्प्रिंग लें, तो उस केस के अंदर मान लिया कि उसका के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जितना नेट फोर्स लग रहा होगा F विल बी इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर एक ही स्प्रिंग होता तो F विल बी इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स उसकी कुछ जो लेंथ, जितनी एक्सटेंशन उस सिंगल स्प्रिंग के अंदर आएगी वो मान ली। तो यहाँ पे कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो इससे क्या आ गया, ये इसके भी इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल है एंड K1x1 की भी इक्वल है। तो अब हमने क्या करा, इससे क्या हुआ कि x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई और x3 की वैल्यू आ गई। कैसे, x1 की वैल्यू कितनी आई, k इक्वलेंट x अपॉन K1 और k इक्वलेंट x2 अपॉन K2 और K3 जो x3 की वैल्यू आई, x3 इज इक्वल टू k इक्वलेंट x अपॉन K3। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि टोटल जितना एक्सपेंशन होगा वो x के इक्वल होगा। तो क्या आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू x। जब हम एक सिंगल स्प्रिंग लगाएंगे तो उसके अंदर जो एक्सटेंशन होगी वो तीनों को एक्सटेंशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये एक कंसिडरेशन है। तो अब हमने क्या करा, इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। अब हमने क्या करा, सेकेंड इक्वेशन को 1 में सब्स्टिट्यूट करा। कैसे, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी हमने, कितनी डाली थी, k इक्वलेंट x अपॉन K1। तो वो वैल्यू डाली k इक्वलेंट x अपॉन K1, यहाँ पे डाला k इक्वलेंट x अपॉन K2 सिमिलरली इज इक्वल्स टू x। तीनों साइड से x, दोनों साइड से x कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। अब k इक्वलेंट जो यहाँ पे कॉमन आया था उसको हम नीचे ले गए, विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन k इक्वलेंट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपको दिया हो। इसके अंदर एक और चीज़, जैसे कभी कभार क्वेश्चंस में गिवन होता है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी कुछ स्टिफनेस k थी, ठीक है, और इस स्प्रिंग को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इक्वल पार्ट्स में मान लीजिए, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो ब्रेक कर दिया तो इसके अंदर हर एक पार्ट की अलग अलग k निकालनी है, हर एक पार्ट की k निकालनी है। इक्वल पार्ट्स में करा है तो आप क्या करते हैं, इसको एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए, जिसके अंदर K1, ये इसका K1, इसका K2 और इसका K3। अब क्योंकि लेंथ इक्वल है इस पूरे स्ट्रिंग का और मटेरियल भी सेम है, तो K1 विल बी इक्वल टू K2, क्योंकि इस पार्ट की लेंथ और इस पार्ट की लेंथ और इन दोनों का मटेरियल भी सेम है, ठीक है। तो K1 विल बी इक्वल टू K2 इक्वल टू K3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस केस के अंदर नेट अगर यहाँ पर k ले लें, ठीक है, ये k हो जाएगा, ये सपोज करो ये k नॉट है, ठीक है, k बड़ा वाला, ये इनिशियल हमारी जो पूरी लेंथ की स्टिफनेस थी वो k नॉट थी। तो उस केस के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 और ये तीनों इक्वल है, तो कितना आया, 3 अपॉन k विल बी इक्वल टू 1 अपॉन k नॉट। तो इससे क्या आया, k इज इक्वल्स टू 3k नॉट, ठीक है ना। तो इससे एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को इक्वल पार्ट्स की लेंथ के अंदर डिवाइड करेंगे तो जो हर एक छोटे वाले पार्ट की स्टिफनेस कितनी होगी, n, लेट अस सपोज कि अगर इसको n में करा है तो यहाँ पर आ जाएगा n पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो n k नॉट इनिशियल वाले की n टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि 3 स्प्रिंग्स कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। सीरीज होता है कि एक साथ पैरेलल होता है, तीनों एक के ऊपर नीचे एक, यानी इस वॉल से और इस मास के अंदर 3 स्प्रिंग अटैच है, ना कि एक के बाद एक, ठीक है, तीनों डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि नेट फोर्स, अगर हम यहाँ पर एक k इक्विवेलेंट लें तो उसके अंदर क्या होगा, नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जो ये वाली प्रोवाइड करेगा k इक्विवेलेंट। तो उसके अंदर अगर एक्सटेंशन x होगा तो कितना होगा, क्योंकि एक्सटेंशन तो सेम ही होगा, ठीक है। तो हमारा नेट इतना, हमको कितनी स्प्रिंग वाला लेना चाहिए जिसका मतलब स्टिफनेस k इक्विवेलेंट है, तो वो कितनी लेनी चाहिए, k इक्विवेलेंट x इज इक्वल्स टू k1x प्लस k2x प्लस k3x।
ये क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जो ये प्रोवाइड कर रहा है प्लस जो ये प्रोवाइड कर रहा है प्लस जो ये प्रोवाइड कर रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू के इक्वलेंट इनटू एक्स। अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपका सोल्यूशन आया वो आया के इक्वलेंट इज इक्वल्स टू के1 प्लस के2 प्लस के3, और सीरीज के अंदर क्या आया था 1 अपॉन के इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के2 प्लस 1 अपॉन के2 प्लस 1 अपॉन के3। तो ये चीज़ें आप थोड़ा दिमाग में रखें, तो उससे क्या होगा, कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, बिना किसी से पूछे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि वी आर यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर के इक्विवेलेंट आपका के1 प्लस के2 प्लस के3 होता है। आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी।